Hello guys, today's topic is opioid analgesic. So let's start the topic. ऑपियोइड एनाल्जेसिक में सबसे पहले हम बात करते हैं मॉर्फिन की। मॉर्फिन एक ऐसा ऑपियोइड एनाल्जेसिक है जो म्यू रिसेप्टर से बाइंड करके यूफोरिया रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। क्या होती है इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, किस तरीके से ये एक्ट करता है। मॉर्फिन जो होता है वो जैसे ही म्यू रिसेप्टर से एक्ट करेगा, म्यू रिसेप्टर से जैसे ही बाइंड करेगा, तुरंत ही ऑपियोइड रिसेप्टर्स जो होंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे और क्या होगा, सेकेंडरी मैसेंजर की फॉर्मेशन कम हो जाएगी। सीएमपी एक सेकेंडरी मैसेंजर है जिसकी फॉर्मेशन इंट्रासेलुलरली कम हो जाएगी और जैसे ही सेकेंडरी मैसेंजर्स की फॉर्मेशन कम होगी, अब फर्दर प्रोसेस जो होगा वो सप्रेसिंग होने लगेगा। कैसे? हाइपरपोलराइजेशन की स्टेट आ जाएगी, पोटाशियम चैनल खुल जाएंगे, एक्सेस अमाउंट में पोटाशियम बाहर आने लगेगा। इसकी वजह से क्या होगा कि कैल्शियम आयन को सप्रेस होना पड़ेगा। ओके, सप्रेस हो, जैसे ही कैल्शियम आयन सप्रेस हुआ तुरंत ही इंटरसेलुलरली जो कैल्शियम की अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा कि न्यूरोट्रांसमीटर का जो रिलीज है सीएनएस के अंदर वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर को कौन रिलीज करा रहा था? सिनेप्टिक वेसिकल से न्यूरोट्रांसमीटर को जो रिलीज कराने का काम कर रहा था वो कौन कर रहा था? वो तो कैल्शियम ही कर रहा था ना। कैल्शियम ही तो स्टिमुलस दे रहा था कि न्यूरोट्रांसमीटर्स वगैरह को सिनेप्टिक वेसिकल से बाहर निकलने के लिए। अब जैसे ही कैल्शियम की अवेलेबिलिटी कम हुई, न्यूरोट्रांसमीटर बाहर नहीं निकल पाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, एक सप्रेसिव या फिर यूफोरिया रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो जाएगा। अब आती है इसकी फार्माकोकाइनेटिक की बात। फार्माकोकाइनेटिक में हम बात करते हैं कि किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जाके ये अपना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, इसका क्या रूट होता है, क्या बायो अवेलेबिलिटी होती है, किस तरीके से ये मेटाबॉलिज्म शो करता है, किस तरीके से एक्सक्रीशन शो करता है। तो ये सब चीज़ों को पढ़ने के लिए हम पढ़ते हैं फार्माकोकाइनेटिक। ओके, तो फार्माकोकाइनेटिक में सबसे पहले आता है हमारा रूट। इसको हम हर तरीके के रूट से ले सकते हैं, चाहे वो ओरल हो, इंट्रावेनस हो, इंट्रामस्कुलर हो, सबक्यूटेनियस हो, सबलिंगुअल हो, ट्रांसडर्मल हो, रेक्टल हो, एपिड्यूरल हो। हर तरीके के रूट से इसको लिया जा सकता है एक्सेप्ट सब एरेकनॉइड एंड इनहेलेशनल रूट। सब एरेकनॉइड और इनहेलेशनल रूट को छोड़ के इसको हर एक रूट के थ्रू लिया जा सकता है। क्यों नहीं लिया जाता इसको सब एरेकनॉइड और इनहेलेशनल रूट के थ्रू? क्योंकि जैसे ही हम इसको सब एरेकनॉइड और इनहेलेशनल रूट के थ्रू लेंगे, तुरंत ये क्या करेगा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कोज कर देगा और अल्टीमेटली पेशेंट की डेथ हो जाएगी। ओके, दूसरा पॉइंट आता है इसका बायो अवेलेबिलिटी। जो इसकी ओरल बायो अवेलेबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा अमाउंट में शो करता है। तो इसका हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होने के कारण इसकी ओरल बायो अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। ओके, अब कौन सा एंजाइम इसको रिस्पॉन्सिबल होता है मेटाबोलाइज के लिए? वो होता है CYP2D6। CYP2D6 एक एंजाइम होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है मॉर्फिन के मेटाबॉलिज्म के लिए। मेटाबॉलिज्म की तो ये CYP2D6 एंजाइम के थ्रू अपना मेटाबॉलिज्म शो करता है। CYP2D6 एंजाइम जो होता है वो दो फॉर्म में एक्टिव रहता है। एक होती है हमारी मेजर एक्टिव मेटाबोलाइट फॉर्म और एक होती है हमारी माइनर एक्टिव मेटाबोलाइट फॉर्म। मेजर एक्टिव मेटाबोलाइट फॉर्म जो होती है वो हमारी मॉर्फिन 6 ग्लूकोमाइड हो जाती है और माइनर एक्टिव मेटाबोलाइट फॉर्म जो होगी वो हमारी मॉर्फिन 3 ग्लूकोमाइड होगी। मॉर्फिन 3 ग्लूकोमाइड जो होती है अल्टीमेटली एक्साइटमेंट का रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी, जबकि जो मॉर्फिन 6 ग्लूकोमाइड है वो एनाल्जेसिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी, लेकिन काफ़ी अच्छा खासा एनाल्जेसिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी एज कम्पेयर टू मॉर्फिन। ओके, अब मॉर्फिन के कॉन्ट्राइंडिकेशन की जब हम बात करते हैं तो हम इसको हेडेक और माइग्रेन के दौरान नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि हिस्टामिन रिलीज कोज करेगा और अल्टीमेटली क्या होगा, हमें बहुत सारे साइड इफेक्ट का सामना करना पड़ सकता है। इसको हम हर तरह के पेन में यूज़ कर सकते हैं एक्सेप्ट न्यूरोपैथिक पेन। हमारे नर्वस सिस्टम से, हमारे ब्रेन से रिलेटेड जितने भी पेन होते हैं उनको छोड़ के बाकी सभी पेन में इसे एज अ ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ किया जाता है। ओके, इसको हम मायोकार्डियल इन्फ्लेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं, इसको पल्मोनरी एडीमा में भी यूज़ कर सकते हैं। पल्मोनरी एडीमा क्या होता है? जब हमारी लंग्स के अंदर फ्लूइड भर जाता है उसको कहते हैं पल्मोनरी एडीमा का केस हो जाता है वो। उस केस में भी हम क्या कर सकते हैं, मॉर्फिन को प्रीफरेंस दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं ओपियोइड एंटागोनिस्ट की। तो ओपियोइड एंटागोनिस्ट क्या होता है, इसको हम फर्दर क्लासीफाइड करते हैं 3 कैटेगरीज में ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिसेप्टर के बेस पर इसको क्लासीफाई किया जाता है 3 क्लासेस में। पहली ये होती है इसकी एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट, जिसे हम कप्पा एनाल्जेसिक भी कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल आता है हमारा नलोरफिन। ओके, और सेकेंड चीज़ क्या आती है, पार्शियल और वीक म्यू एगोनिस्ट या फिर कप्पा एंटागोनिस्ट। पार्शियल वीक म्यू एगोनिस्ट प्लस कप्पा एंटागोनिस्ट, इन दोनों के कम्बिनेशन से एग्जाम्पल आता है इसके अंदर बुप्रेनोर्फिन। ओके, एंड थर्ड वन इज प्योर एंटागोनिस्ट। प्योर एंटागोनिस्ट में क्या आ जाएगा हमारा नलोक्सोन और नालट्रियोक्सोन। नलोक्सोन और नालट्रियोक्सोन ये क्या होंगे, प्योर एंटागोनिस्ट होंगे, जो क्या करेंगे, अपोजिट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे ओपियोइड एनाल्जेसिक्स का। ओपियोइड एंटागोनिस्ट कौन होते हैं? जो एनाल्जेसिक्स का, ओपियोइड एंटागोनिस्ट क्या होंगे, जो ओपियोइड एनाल्जेसिक्स के अपोजिट में रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करें। तो इन्हीं को हम फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ द रिसेप्टर
इसको फर्दर 3 क्लासेस में क्लासिफाइड किया जाता है, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, पार्शियल म्यू एगोनिस्ट और कप्पा एंटागोनिस्ट, प्योर एंटागोनिस्ट। प्योर एंटागोनिस्ट में आ जाते हैं हमारा नैलॉक्सोन और नाट्रियोक्सोन। पार्शियल वीक म्यू एगोनिस्ट और कप्पा एंटागोनिस्ट के अंदर आ जाता है हमारा ब्यूप्रेनॉर्फिन। और एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट जिसे हम कप्पा एनाल्जेसिक्स भी कहते हैं, इसके अंदर आ जाती है हमारी नैलोरफोन। थैंक यू।